अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, ज़िंदगी में अक्सर ऐसे होता है कि हम किसी को कभी कोई बहुत ही सख्त बात कर देते हैं जो कि अगले को हर्ट कर देती है, जो अगले को डिसअपॉइंट कर देती है, डीमोटिवेट कर देती है, बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है और अगला जो है वो उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहा होता। हमने तो वो बात की और हम आए, हमने बात की और हम चले गए, लेकिन उसका जो असर है वो उस इंडिविजुअल पर बहुत अरसे तक रहता है और हम उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि उस इंसान को ऐसे लगता है कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास ये करने की सलाहियत ही नहीं है, मेरे पास ये करने की कैपेबिलिटी नहीं है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो ज़ुबान का घाव होता है वो तलवार के घाव से ज़्यादा तेज़ होता है। सो अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतर करना चाहिए। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो किसी को डिसअपॉइंट करें, किसी को हर्ट करें, बिकॉज़ आज आप किसी के साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं, व्हाट गोज़ अराउंड ऑलवेज़ कम्स अराउंड। सो आपके साथ भी कल को वैसा ही होगा, लेकिन अपने अल्फाज से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। वैसे भी नहीं पहुँचानी चाहिए, लेकिन अल्फाज से भी नहीं पहुँचानी चाहिए। सो चूज़ योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सर्दियों का मौसम और सर्दियों में अगर हम बात करें अपने बालों की, सो हमारे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं, ड्राइनेस बालों में आ जाती है और ऐसे लगता है कि बालों से मॉइस्चर जो है वो सारा निकल गया। इसकी ऑब्वियसली मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं। एक तो मौसम भी ऑब्वियसली खुश्क होता है और नमी जो होती है हवा में भी वो भी कम होती है। अदर देन दिस, हम सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, उनको ड्राई करती हैं, उनको ब्रिटल करती हैं और स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। सो सर्दियों में अपने बालों की हिफाजत कैसे की जाए ये आज हम जानेंगे और हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार बुखारी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। डॉक्टर अरीज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले जब हम बालों की बात करते हैं, सर्दियों में बाल जो हैं वो इतने रूखे सूखे, इतने मॉइस्चरलेस क्यों हो जाते हैं? आपने एक वजह का तो खुद ही जिक्र कर दी और एक वो सबसे बड़ी वजह है और वो है बेसिकली गर्म पानी का इस्तेमाल। अब गर्म पानी का इस्तेमाल ज़ाहिर आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं कि अब मैं ये तो कह नहीं सकती कि सर्दियों में आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें गर्म पानी हो तो कितना हो वो बड़ा ज़रूरी है। आपके बॉडी के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जिसे हम वार्म वाटर कहते हैं। आप हॉट वाटर पे नहीं जाएंगे, आप वो पानी जिसको आप हाथ लगा के आप बहुत आराम से बेयर कर सकते हैं, उसमें से स्टीम नहीं निकलनी चाहिए, आपके लिए बेसिकली वो उस पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। और आप एक तो जो आपका स्पैन है, लाइक जिस तरह आप आधा घंटा शावर ले रहे हैं तो आप 15 से 20 मिनट पे उसको लिमिट कर दें कि आपका ज़रा ज़्यादा देर तक एक्सपोजर ना रहे गर्म पानी में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस ये कि आपका ज़ाहिर है हवा में नमी नहीं होती है और स्मॉग एक बहुत बड़ी, आजकल आपने देखा है कि मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आपके स्किन को, आपके हेयर को। अक्सर लोग आपने ये देखा होगा कि कैप्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या वूलन की इस टाइप की या गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही होती है। फ्रिक्शन भी एक तो आ रही होती है, क्योंकि अगर आपके बालों पे कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है तो वो भी उसके टेक्सचर को ख़राब कर देगी। प्लस ये कि अगर आपके बालों में जो एयर है, नॉर्मल एयर है, वो पास ऑन नहीं हो रही है, आपने लॉक कर दिया उसको, तो वो एक डैंड्रफ की बहुत बड़ी वजह होती है। बहुत सारे लोग मतलब आप देखें कि जिनको यूजुअली डैंड्रफ नहीं होती, लेकिन सर्दियों में उनको फिर भी डैंड्रफ हो रही होती है, तो उनका सवाल ये होता है कि अच्छा जी डैंड्रफ है क्या? बेसिकली ये फंगल इन्फेक्शन है। आपकी वहाँ पर फंगस है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है, उसकी वजह से फिर फ्लेकिंग, रेडनेस, इचीनेस, या फिर आपको वो शेड कर रही होती है, जो आपको अक्सर लोगों के आपने देखा होगा कि कपड़ों के ऊपर भी बिल्कुल ऐसे इस तरह झड़ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपने इनको मॉनिटर करना है कि आपकी रूटीन ठीक रहे। अच्छा, एक जो सर्दियों में मोस्ट कॉमन बालों के प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं? एक तो जब आपने अभी वूलन कैप्स का जिक्र किया, या अपने बालों को किसी न किसी अंदाज में किसी स्कार्फ वगैरह से, दुपट्टे वगैरह से कवर रखना, इसीलिए करते हैं कि ठंड लगती है, सर को हवा ना लगे। लेकिन होता क्या है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। अगर आपने बाल धोए हैं और अगर आपने उसके बाद ऊपर बालों को कवर कर लिया है, सो
फील आपको ये होगा कि अब आप मतलब कल परसों तक, वो कल तक ही मतलब, और उसी दिन तक वो जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे, तो फिर दिल करता बाल दोबारा धोएं। इस तरह के और बहुत से जो इश्यूज़ हैं, जो कॉमन इश्यूज़ हैं, वो सर्दियों में कौन कौन से होते हैं? अच्छा, उसमें क्योंकि जिस तरह आप कह रही हैं कि ऑयल आपको बहुत ज़्यादा फील होने लग जाता है, उसकी वजह ये होती है कि अक्सर लोग हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि बाल जल्दी खुश्क हो जाएँ। उसके लिए वो गर्म हवा का इस्तेमाल करें, तो वो क्या करेगा कि आपकी स्कैल्प में जो ग्लैंड्स हैं उनको हाइपर एक्टिव कर देगा, तो वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। आप ड्रायर का इस्तेमाल करें, लेकिन उसको भी वही बात है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है। एक उसमें 3 ऑप्शंस होती हैं कि एक ठंडे की होती है, एक वार्म की होती है और एक हॉट की होती है। हॉट पे ना जाएं, आप वार्म वाले पे रखें। और उसमें जिस तरह आप कैप की, कैप भी हम उसको मना नहीं कर सकते कि आप कैप इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप इस तरह की स्कार्फ हैं, कैप्स हैं, इनको कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा 2 आवर्स से ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली ना पहने, बीच में थोड़ी देर के लिए अगर आप उतार सकते हैं उतार दें। दूसरा, आपकी ये सारी चीज़ें वॉश हुई हुई हों, आप रिपीटेडली वही चीज़ अब आपने सर्दियों के स्टार्ट में शुरू की और एंड तक अब वही एक चल रही है, आपने उसको वॉश नहीं किया या दूसरी आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ हमारे यहाँ पर, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ही, सर पर जो तेल लगाना होता है, तेल की मालिश, उसको कंसिडर किया जाता है कि हमारे बालों को अच्छा करेगी, बालों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। अब तेल के हवाले से, ऑयलिंग करने के हवाले से डिफरेंट, ऑब्वियसली हर एक की एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, हर एक की एक अपनी थेरी है कि कितनी देर लगाएं ना लगाएं। कुछ लोग कहते हैं तेल लगाने से बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे ख्याल में तेल लगाने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपके बालों की ड्राइनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन तेल लगाना बालों की रूट्स पर लगाना या फुल हेयर पर लगाना कितना ज़रूरी है और कितनी देर के लिए तेल लगाना चाहिए, स्पेशली जब हम विंटर की बात करते हैं। एक और प्रॉब्लम ये होता है, मैं उसी को साथ ऐड करती चलूँ, कि कभी अगर आपने बहुत ज़्यादा तेल लगा दिया, बहुत टाइम तक लगा रहा ना, तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। जी, इम्पॉर्टेंट ये तेल, मेरा नहीं ख्याल है कि शायद आई हैवंट एवर हर्ड कि जी कोई कहता हो कि तेल लगाना नहीं चाहिए। बिल्कुल लगाएं, लेकिन आपने बेसिकली लगाना कौन सा है। जो सेफ़ ऑप्शंस है उस पर जाएं, क्योंकि कुछ ऐसे तेल होंगे जो किसी को सूट करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। जो बहुत ज़्यादा थिक टेक्सचर वाले ऑयल होते हैं उनको अवॉइड करें। कोकोनट ऑयल सबसे सेफ़ है, वर्जिन कोकोनट ऑयल लें। और प्लस एक बहुत अच्छी चीज़ जो रोज़मेरी ऑयल है, वो बहुत अच्छा है बालों के लिए। आप अनियन सीड ऑयल है, रोज़मेरी ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाइट वेट ऑयल्स होते हैं, तो ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करते। आप कैस्टर ऑयल टाइप की चीज़ लेंगे तो वो आपके बालों को क्लॉग कर देगा, ठीक है, पोर्स को बंद कर देगा, तो नए प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आपने बेसिक, और वो बालों में से निकालने, वॉश आउट करने भी ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसे लगता है आपने चीनी, कोई शीरा टाइप चीज़ जो है वो अपने बालों पर वॉश आउट नहीं हो रही, तो उसको आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना कि आप 4-4 दफ़ा शैम्पू करके अगर उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर कोई बेनिफिट आपको उससे मिला भी था तो वो भी ज़ाहिर है सब निल हो गया। लेकिन बाज़ लोग अक्सर ऐसे कहते हैं, जैसे कैस्टर ऑयल जो है या आलमंड ऑयल की अगर हम बात करें, ये दोनों ऑयल्स बालों के लिए बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं, बट इसको ये कहा जाता है कि इसको किसी दूसरे ऑयल में मिक्स करके, यानी अगर हम कोकोनट ऑयल की बात करें, सो 3/4 यानी कि 3 पोर्शंस कोकोनट ऑयल के और उसमें 1 पोर्शन आप कैस्टर ऑयल का डालें, तो दैट वुड बी सेफ टू यूज़। आई गेस कैस्टर ऑयल शुड बी नॉट मोर देन 2%। अच्छा, ठीक है, यानी कि 98% आपका दूसरा ऑयल हो। आप कोई भी दूसरे, बाकी जो आलमंड ऑयल इज़ कम्प्लीटली सेफ़, वो लाइट वेट है, यस आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, आप उसमें कैस्टर ऑयल को 2% से ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। बिल्कुल। और आपने ये जो रात को लगा के सो के और फिर सुबह उठ के वॉश करने का कॉन्सेप्ट है, ये भी कुछ ठीक नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। जो ऑयल ने अपना काम करना है वो 2 घंटे में उसने कर लेना है, तो 2 to 4 आवर्स से ऊपर लगाने का कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए एंड मैक्सिमम टाइम कितना होना चाहिए? 2 आवर्स एंड मैक्सिमम 4 आवर्स। इससे ऊपर ना ज़रूरत है ना लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम ये होती है कि आप देखिए, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके किचन की शेल्फ पे कहीं पे ऑयल पड़ा रह जाए और आप उसको छोड़ देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चिपक जाती हैं, लाइक डर्ट या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको वैसे विजिबल नहीं हो रही होती। तो अगर आपने लंबे अरसे के लिए आपने तेल सर पे छोड़ दिया है और आप बाहर से घूम फिर के आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो शायद नहीं भी आपके बालों पे लगनी थी, तो वो भी सब चिपक गई हैं। सही, ठीक है, तो आपके उसमें फंगल इन्फेक्शंस के बढ़ने के या प्रॉब्लम्स जनरेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ के बहुत से लोग जो हैं वो अंडा, दही,
और इसके साथ साथ उसमें मस्टर्ड ऑयल जो है वो मिक्स करके लगाते हैं। इज़ इट सेफ़ टू यूज़? मैं पर्सनली खुद नहीं ये लाइक करती, लेकिन अगर फ़ायदेमंद है तो मैं चाहूँगी कि आप इसको बता दें। सेफ, लेकिन मेरे ख्याल में सर्दियों में ज़रा मुश्किल इसलिए होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़ाहिर है कि वो आप लगाते हैं तो वो गीली होती है और फिर वो आपको एक ठंडक का एहसास देगी, तो ऐसी चीज़ें आमतौर पर लोग समर्स में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनको करने में हर्ज बिल्कुल कोई नहीं है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि बेनिफिट्स डेफिनेटली उसके हैं। क्योंकि जिस तरह दही है उसमें आपका वो आपने अगर वो न्यूट्रलाइज़र है, तो अगर आपके स्कैल्प पे इश्यूज़ हो रहे हैं तो बड़े अच्छा न्यूट्रलाइज़ कर देता है। एग वाइट को इस्तेमाल करने में भी कोई इशू नहीं है, बल्कि वो आपके बालों के जो टेक्सचर है, जिस तरह आप पूछ रही थी कि एक तो होते हैं आपके स्कैल्प के इश्यूज़, एक है आपके बाकी जो बालों के फाइबर हैं कि आपके बाल वैसे रूखे हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर दही है या ऑयल है या अंडा है, या आपके अपने बालों के टेक्सचर के लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, पोस्ट केयर बालों की किस तरह से की जाए आफ्टर टेकिंग द बाथ? अगर हम बालों को वॉश करते हैं, सो पोस्ट केयर किस तरह से की जाए? अगर हमने बालों को शैम्पू के साथ वॉश कर लिया, सो क्या उसके बाद कोई कंडीशनर लगाया जाए, कोई मास्क लगाया जाए? कंडीशनर लगाना है तो वो किस अंदाज में लगाना है, मास्क लगाना है वो किस अंदाज में लगाना है, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो सेफ़ टू यूज़ हैं? अच्छा, शैम्पूज़ का जब आप इस्तेमाल करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखें किसी भी ब्रांड का देखें सल्फेट फ्री हो। ठीक है। अच्छा, अगर जिसमें सल्फेट होगा उसका क्या नुकसान क्या होगा? उससे आपके बाल ब्रिटल ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और उसके अलावा वो वीक ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने सल्फेट फ्री शैम्पू लेना है। और उसके बाद जब आपकी बात आती है कंडीशनर और मास्क की, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप मास्क को यूज़ करें। कंडीशनर क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, आप जिस तरह कह लें कि उसमें स्ट्रॉन्ग चीज़ें डली होती हैं, और वो आपके टेम्परेरी एक बालों का उस वक्त इमीडिएट टेक्सचर को वो सिर्फ बेहतर दिखा देता है, लेकिन आपके बालों को ऐसे उसका फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, और वो अगर आपने लगाना भी है तो आप गर्दन से नीचे जितने लेफ़्ट आउट बाल हैं सिर्फ कंडीशनर उन पर लगाएंगे, यानी कि रूट्स में नहीं लगाना, बिल्कुल और नहीं लगना जो एजेस हैं उन पर लगाया जा सकता है, और वो बड़ी एक आपके बालों को स्मूथ और सॉफ्ट लुक देते हैं, फील एक्चुअली में दे रहे होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मास्क लगाएं। मास्क जो है हम रूट्स में लगा सकते हैं। यस, वो आप रूट्स में भी लगा सकते हैं, पूरे बालों में लगा सकते हैं, लगा के 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ें। उसमें जो एजेंट्स होते हैं वो आपके बालों की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, उसमें आपके वो स्ट्रैंड्स को बेहतर करते हैं। आपके लॉन्ग टर्म अगर आप इश्यूज से बचना चाह रहे हैं तो मास्क एक बहुत बेहतर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू कंडीशनर, लेकिन टाइम टेकिंग है, तो बात इसलिए आप हफ्ते में 1 से 2 बार मास्क का इस्तेमाल कर लें। बाकी अगर आपको ज़ाहिर है कंडीशनर मैं इसलिए सजेस्ट भी करती हूँ कि ना लगाने से बेहतर है कि अगर आप मास्क भी नहीं लगा रहे हैं कंडीशनर, तो अगर आपके एंड्स जो हैं वो टैंगल हो रहे हैं, यानी कि उनमें अटकें पड़ रही हैं, तो जाहिर है कि बाल टूटेंगे। तो बहुत बेहतर ये है कि वो डीटैंगल्ड रहें। बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ, ये अटके वगैरह जो हैं इनको अवॉइड करने के लिए भी मास्क लगाना या कंडीशनर लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कंडीशनर जो है, आपने कंडीशनर को रूट्स में नहीं लगाना, लेकिन मास्क जो है वो अपने पूरे बालों पर लगाया जा सकता है, और 5 से 7 मिनट दोनों का टाइम ड्यूरेशन इतना ही है। कंडीशनर को 1 मिनट से तो किसी भी सूरत ऊपर आपने नहीं लगाना, यानी कि ये इसका मतलब है मेरे ख्याल में कंडीशनर्स तो फिर इस्तेमाल ही ना किए जाएं प्रेफरेबली। लेकिन आप ये शॉर्टकट्स, एवरीबडी वांट्स शॉर्टकट, चाहे वो स्किन का मामला हो जी 3 दिन में गोरा होना है, बालों का मामला हो 2 मिनट में स्मूथ चाहिए। सदियां लगा के बाल खराब करते हैं, स्किन खराब करते हैं, और कहते हैं 1-2 मिनट। हाँ, वो बस वो इतना कि टाइम हमारे पास है। तो मैं तो सिर्फ ये देखिए, मैं सारों को कहूँगी आप मास्क लेने बैठ जाएं तो वो फिर एक वो लंबी का, लेकिन अगर इफ़ यू आर यूजिंग कंडीशनर्स तो उसका तरीका ये है, लेकिन वो डेफिनेटली कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप बेहतर चाह रहे हैं कि आपके बाल ही ठीक रहें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जिस वक्त मैं यहाँ पर आई तो कुछ लोगों के सवाल भी थे कि बायोटेंस या मल्टीविटामिन्स के बारे में अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि जी, या अक्सर लोग कहते हैं जी हमें कहा जाता है कि आप 1 महीना इस्तेमाल करें और 1 महीना इस्तेमाल ना करें। ऐसा नहीं है, आपने उनको कॉन्टीन्यूसली इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो मल्टीविटामिन कोई भी होगा 3 महीने एटलीस्ट लेता है। आपकी डेफिशिएंसी पहले तो वो पूरी करते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि वो 1 महीने के अंदर आपकी डेफिशिएंसी को वो पूरा कर दे। ये मिथ है कि जी आपने 1 महीना लेना है और 1 महीना नहीं लेना। आप बायोटेंस को कॉन्टीन्यूसली लेंगे, कोई भी मल्टीविटामिन हैं वो 3 महीने के बाद ही अपना काम करना शुरू करती हैं, क्योंकि कोई भी इंसान है, चाहे मैं ही क्यों ना हो, बैलेंस डाइट नहीं ले सकते। तो आपने वो सारी जो शॉर्टेजेस हैं उनको आपने मल्टीविटामिन्स के थ्रू पूरा करना होता है। यानी आप भी यही कह रही हैं कि बायोटेंस जो है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आपने इनको लगातार 3 महीने के तक इस्तेमाल करना चाहिए। 3 महीने के बाद कितना वक्फा दें और उसके बाद फिर दोबारा से इनको स्टार्ट करें? वक्फे की सेंस मुझे समझ में नहीं आती है कि व्हाई टू गिव अ गैप।
ठीक है, ठीक है। आप उसमें कॉन्टिन्यूसली उसको इस्तेमाल करें, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फीमेल्स के मामले में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि आपके आयरन के लेवल्स तो कम नहीं है। अक्सर पीछे वजह ये होती है क्योंकि फ़ीमेल में आपके पास 70% ख़वातीन एनेमिक आ रही होती हैं, यानी कि उनमें खून की कमी है। जिस बंदी में या जिस बच्चे में, बच्चों में इस वक्त बहुत कॉमन है, जिस बच्चे या जिस खातून या जिस मर्द में विटामिन डी की या जिसमें आयरन की कमी होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, या जिसको डेंड्रफ होगी, उस सवाल ही पैदा नहीं होता दुनिया की 10,000 चीज़ें कर ले कि उसका हेयर फॉल रुक जाए। ठीक है, यानी आयरन लेवल्स भी आपके, लेकिन ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें आपका पहले तो डायग्नोसिस होना चाहिए कि आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। जब वंस वो आप डायग्नोस खुद को करवा लें, फिर उसके बाद आप देखें कि आपने कौन सा लेना है। मेरे ख्याल में ये सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमारी डाइट्स जो हैं वो बैलेंस डाइट हम नहीं लेते। हम जितनी मर्ज़ी अच्छी खुराक खा लें, बट सम हाउ हमारी डाइट से कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमेशा माइनस ही रहते हैं। सो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेरे ख्याल में रिकमेंड करवा कर खाने चाहिए। और इसके साथ साथ सेल्फ सप्लीमेंटेशन कैन बी हार्मफुल। और फिर ये भी होता है कि एक विटामिन जो है वो दूसरे विटामिन या किसी और एक सप्लीमेंट दूसरे सप्लीमेंट के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आप सेल्फ कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। आप एक दफ़ा किसी भी डॉक्टर के पास जाके आप उससे जब लिखवा के लेकर आएंगे, आपको ये पता होगा कि आपकी कॉज क्या है। क्योंकि खुद से आप क्या करेंगे, आप हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे ना, यही होगा कि आप एक दफ़ा एक लेंगे, आप कहेंगे जैसे मुझे सूट नहीं किया, आपने वो पैसे भी वेस्ट किए। आप एक दफ़ा जाके डॉक्टर से पूछे, आप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेफिनेटली आप डायग्नोस्ड होंगे। आपके लिए जिस आप डेंड्रफ है, डेंड्रफ में अक्सर लोग ये करते हैं कि जैसे हमने ऑयल लगाया थोड़ी देर के लिए बैठ गई, वो थोड़ी देर के लिए बैठेगी लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी। क्योंकि जब डेंड्रफ होती है, जिन लोगों को ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली रहती है, हमें उन्हें ओरल मेडिकेशन भी देनी होती है। सिर्फ शैम्पू से या सीरम से या सिर्फ ऑयल से उनका मामला हल नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़, तेल जो है वो हफ्ते में कितनी दफ़ा सर पर लगाना चाहिए, और इसके साथ साथ कंडीशनर, मास्क जो है इनका इस्तेमाल पर वीक हाउ मेनी टाइम्स वी कैन एक्चुअली यूज इट? ऑयल आप 2 times इज़ इनफ, मास्क इज़ ऑल्सो 2 times इनफ। कंडीशनर ना लगाएं तो बेहतर है, लेकिन अगर आप लगा रहे हैं तो बस 1-2 मेरे ख्याल में ये जो अगर वाली जहाँ पर बात आ रही है ना, सो बेस्ट वे यही है कि कंडीशनर को अवॉइड ही किया जाए। जो अभी पड़ा हुआ है ना सबके पास, उसको ख़त्म करें। मास्क की ऑप्शन अवेलेबल है, चलिए पहले तो मास्क अवेलेबल नहीं होते थे, अब मास्क आ चुके हैं, मतलब पिछले 1-2 साल से दीज आर बीइंग वेरी कॉमन। लेकिन फिर भी लोग कंडीशनर्स का इस्तेमाल करना क्यों नहीं छोड़ते? मैं आपकी यहाँ पर बात कट करूँगी, सॉरी, लेकिन देखिए आप पहले वक्तों में जो अगर आप देखें जो बुजुर्ग ख़वातीन होती थी, आपने मेरे से भी एक सवाल पूछा था कि जी वो अंडा दही वो चीज़ें वो क्या है, दैट इज़ एक्चुअली मास्क। ठीक है, वो ख़वातीन वही लगाया करती थी, उनके बाल हमसे कितने अच्छे होते थे। हाँ, लेकिन वो ऑर्गेनिक था, हम थोड़ा सा, ठीक है। अब हमें शॉर्टकट्स चाहिए, ठीक है, तो कंडीशनर आ गया। अब कंडीशनर इंस्टेंटली तो वो कर दिए, बड़ी अच्छी जी वो लुक आ गई और वो सब कुछ, लेकिन उसने बर्बाद कर दिए लॉन्ग टर्म में आपके बाल। अब मास्क क्या कर रहे हैं, आप वो चीज़ें जो आप ऑर्गेनिक कर रहे थे उसको एक अच्छी फॉर्म में ला के आपके लिए चीज़ों को आसान किया गया कि जो आप लगा के बैठे रहते थे 2-2 घंटे, अगर आपके पास टाइम नहीं है या जाहिर है कि उसमें तो वो उसमें एक रिसर्च के बाद रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया मास्क में। ठीक हो गया ये तमाम चीज़ें। और इस अंदाज में आपने अपने बालों की हिफाजत करनी है। सबसे पहले तो हफ्ते में 2 दफ़ा ऑयलिंग की जा सकती है, 2 दफ़ा आप मास्क लगाएं। कंडीशनर तो वैसे ही अवॉइड करना चाहिए। और जो ल्यूक वार्म पानी होता है, जो कोसा पानी होता है, नीम गर्म पानी, उससे कोशिश करें बाल धोएं। जो एक्सेस हीट आपके जब बालों को मिलती है तो वो भी आपके बालों को डैमेज कर रही होती है। और अगर कोई बहुत सवेयर प्रॉब्लम है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विंटर्स हैं या समर्स, आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना प्रॉब्लम उसको डायग्नोस करवाएं और उसका ट्रीटमेंट करवाएं, उसकी मैनेजमेंट करवाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीज फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, अगर हम आजकल देखें सो मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट हर एक की एक्सेस में है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी इसके बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। और बच्चों की पहले वक्तों में अगर हम बात करें तो आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी, ज़्यादा खेल कूद के लिए बाहर जाया जाता था ऑब्वियसली, जिससे बच्चों की नशोनुमा अच्छी होती थी। जब कुछ बच्चे मिट्टी में खेलते थे तो इससे भी हमारी बॉडी जो है वो बहुत अच्छी रहती थी। बच्चों की नशोनुमा में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी।
लेकिन अगर हम देखें तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है, जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, बड़े तो बड़े बच्चे भी बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स के एडिक्टेड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। सबसे पहले अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। स्पेशली अगर हम गेम्स की बात करें तो जो ऑनलाइन गेमिंग्स का ट्रेंड है, इसकी वजह से बच्चों की साइकी, बच्चों की दिमागी सेहत मुतासर होती है। फ्रस्ट्रेशन वाला एक एलिमेंट आता है। इसके साथ साथ बच्चों की बिनाई बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स बच्चों के नहीं बड़ों के भी हैं, लेकिन आज हम मेनली बात करेंगे कि बच्चे जो हैं मोबाइल फ़ोन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से उन पर क्या क्या नेगेटिव असरात होते हैं। इसी को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात अनीज़ा इस वक्त शो में मौजूद है। अनीज़ा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना बच्चों की सेहत को किस किस हवाले से मुतासर कर रहा होता है? अच्छा, ऐसा है कि ये हम कहते हैं ना स्क्रीन टाइम, तो बेसिकली स्क्रीन टाइम क्या है? स्क्रीन टाइम ये है कि किसी भी डिवाइस जिसके साथ स्क्रीन है, वो जो है हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में जो है बहुत ज्यादा आपके लिए इंक्लूड हो गई है, जिसके अंदर स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, टेलीविजन्स हैं और गेमिंग जो है हमारा जो है मतलब गेम्स जो हम खेलते हैं। एक वक्त था कि टेलीविजन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल था, टेलीविजन देखते होते थे, उससे पहले गेमिंग बहुत ज्यादा थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ आप कह लें 2011 के बाद से टेलीविजन और गेमिंग साइड पे चली गई और स्क्रीन ने, मोबाइल फोन यानी स्मार्टफोन टैबलेट्स ने बहुत ज्यादा जो है अपना एक आप कह लें एक रोल बना लिया ना हमारी जिंदगियों में। और कोरोना के बाद से, कोविड के बाद से, क्योंकि जब सब कुछ बंद हो गया तब से स्क्रीन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि वी आर नॉट सपोज टू गो आउटसाइड और हमने जी अपना बहुत सारा टाइम जो है घर पे गुजारना था। और इसके असरात ऐसे आ रहे कि हमारी मेंटल हेल्थ तो मुतासिर हुई हुई, फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है ना इसके साथ। अब मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं इसके अंदर, तो क्या है कि बेसिकली मेंटल हेल्थ में क्या है कि हमारा ब्रेन और बॉडी दोनों जो है वो इंटरेक्शन एक साथ चलते हैं ना, दोनों का इकट्ठा ही काम है, इंटरप्ले है। तो ब्रेन में क्या होता है, एक रिवॉर्ड केमिकल होता है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसके अंदर जो है जब उसे कोई चीज अच्छी लगती है तो वो रिवॉर्ड केमिकल्स बनाता है। तो जैसे ही स्क्रीन के साथ बंदों की एडिक्शन ज्यादा हुई, वो प्लेयर आने लगा, रिवॉर्ड केमिकल ज्यादा बढ़ने लगे। ठीक है। जब वो चीज हमें मोबाइल से मिलने लगी तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, हॉबीज, स्किल्स और भी इस तरह की चीजें, सोशल कम्युनिकेशन और बड़ी सारी चीजें जिससे हमें प्लेयर फील हो सकता था, या नेचुरली हम अपना रिवॉर्ड केमिकल उन चीजों से ले सकते थे, हमने वो सारा प्लेयर जो है आप कह लें स्क्रीन के थ्रू लेना शुरू कर दिया। और हॉबीज और आप कह लें फैमिली टाइम और जो है वैसे ही कम्युनिकेशन वगैरह, डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, वो सारी जो है फिर आप कह लें डिक्लाइन होती गई अच्छा, है। एक ये मतलब अगर हम हमेशा से ही देखें तो बच्चों की तरबियत में सबसे ज़्यादा, सबसे पहला जो रोल होता है वो पेरेंट्स का आता है। आपको क्या लगता है मोबाइल फ़ोन्स बच्चों के हाथ में पकड़ाने से जो पेरेंट्स का ये वाला अगर हम देखें कि ये वाला जो रोल है बच्चों की तरबियत में, जो वालिदैन का रोल है, वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है? आपको ये मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुद भी हैरानगी हुई, क्योंकि सिंस अब मैं जो है काफी अरसे से एक मतलब एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ सेहत मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, और वहां पर हमारे पास बच्चे आते हैं जो कि अब ऑटिज्म जैसे डिसऑर्डर है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है ना, बच्चों के अंदर जो है डिसऑर्डर पाया जाता है, यानी कि जो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट स्टेज होती है उसके अंदर कोई ना कोई फैक्टर इस तरह का मदाखलत कर जाता है कि वो ग्रोथ जो है वो मुतासिर हो जाती है। इसके अंदर जो बहुत कॉमन फैक्टर हम लोगों को ऑटिज्म के पीछे बच्चों में मिल रहा है वो ये है कि जेनेटिकली बच्चा बिल्कुल मतलब नॉर्मल पैदा हो रहा है, देयर इज नो मतलब कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, कोई मदर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ड्यूरिंग बर्थ, कोई इशू नहीं हुआ है। लेकिन कहाँ पे जाके प्रॉब्लम आ रही है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, और इन्वायरमेंटल फैक्टर में भी सबसे ज्यादा रोल है मोबाइल फोन्स का। यानी बच्चे को ब्रेन डेवलपमेंट स्टेज में आप क्या कह रहे हैं, मोबाइल या स्क्रीन की तरफ जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया आपने, बच्चे का सारा एक्सपोजर मोबाइल से हो गया, तो पेरेंटिंग बॉन्ड, सिबलिंग्स के साथ बॉन्ड, कजन्स के साथ बॉन्ड, या कोई और इंटरेक्शन, वर्बल क्यूज पढ़ना या नॉन वर्बल क्यूज पढ़ना, वो सारी चीजें बच्चों को नहीं आती है। बच्चों को हमारी लैंग्वेज नहीं आती, बच्चों को राइमिंग, पोइम, नॉइजेस, उस तरह की सारी चीजें आ रही हैं, तो स्पीच डिलेज बच्चों के अंदर बहुत आ रही हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं ब्रेन डेवलपमेंट एज में, ये बहुत मोबाइल की वजह से जो है ना सिम्टम्स कॉज हो रहे हैं ऑटिज्म के, और भी इस तरह के बहुत सारे। बिल्कुल ठीक हो गया। और तरबियत वाला अमल जो है मेरे ख्याल में वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। जब बच्चों का तरबियत का वक्त होता है, वो वक्त जो वालिदैन को चाहिए या घर के बड़ों को चाहिए कि वो बच्चों को ख़ुद से कोई पोइम सुना रहे हों, कोई ना कोई स्टोरी सुना रहे हों, अपने बचपन के वाक़यात सुना रहे हों, उनको एथिक्स, उनको एटिकेट सिखा रहे हों,
उस वक्त में बच्चों के हाथ में जब फ़ोन होगा, या अगर बच्चे कोई खाना वाना खा रहे हैं और उस टाइम पर भी साथ वो फ़ोन देख रहे हैं, सो ऑब्वियसली वो जो तरबियत वाला एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। यही वजह है कि हमारे आजकल के जो बच्चे हैं उनमें हमें एटिकेट्स, उनमें हमें मॉरल्स, उनमें हमें एथिक्स जो है वो नहीं देखने को मिलते। अदर देन दिस, एक और चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक कि इस चीज़ ने घरों की रिवायात को कितना मुतासर किया है कि जब एक जगह पर बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, लेकिन सब अपने अपने फ़ोन्स पर लगे हुए हैं, आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। सो व्हाट डू यू थिंक कि फ़िज़िकली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हुए भी मेंटली हम एक दूसरे से अलग-अलग हैं। सो इस चीज़ ने हमारी ये जो बातचीत वाली चीज़ है और जो हम अपना कैथारसिस करते थे, वेंट करते थे, वेंट आउट जो हम कर रहे होते थे, ये चीज़ें कितनी मुतासर हुई हैं? ये चीजें इस हद तक मुतासिर हुई हैं। पहले आप देखें जब ये चीजें नहीं होती थी ना, तो एक प्रो सोशल बिहेवियर होता था। प्रो सोशल बिहेवियर्स आते हैं कि जैसे एक दूसरे की हेल्प करना, अगर किसी ने गिफ्ट दिया है तो उसको उसी तरह रेसिप्रोकेट करना, यानी सेम गिफ्ट्स देना, या जिस तरह भी आप एक दूसरे को अप्रिशिएट एक्नॉलेज करना चाहे, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहे, वो चीजें करना। इवन पेरेंट्स जो है बच्चों को पैसे वगैरह देते थे कि आप जमा करें, कोई बर्थडे आएगी, कोई कोई पास आउट होगा, कोई कुछ होगा, किसी का एग्जाम क्लियर हुआ है, किसी ने कुरान हिफ्ज किया है, तो आप उसको अपनी तरफ से गिफ्ट वगैरह देना। ये सारी चीजें होती थी, तो बच्चों को पता होता था कि हमने किस तरह से रिएक्ट करना है खुशी के मौकों पर, टीम वर्क कहाँ दिखाना है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किधर दिखाना है। तो वो सारी चीजें होती थी, लेकिन ओवर द टाइम जो है ये सारी चीजें बहुत ज्यादा साइड पे हो गई हैं कि बच्चों को अंदर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। उनके अंदर आपके लिए इम्पथाइज, एक दूसरे के साथ सिंपथाइज करना, एक दूसरे के साथ मिलकर रेसिप्रोकेट करना, इवन लिसनिंग ईयर नहीं है बच्चों के पास। दे आर सो शॉर्ट टेम्पर्ड है कि वो मतलब सुनना ही नहीं चाहते हैं, अगर सुनते हैं तो उस तरह का बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है कि अगर सामने वाला बंदा परेशान है तो उसको खुद अप्रोच करके जो है पूछ लें कि भैया आपके साथ क्या मसला है, या आप, मुझे लग रहा है किसी परेशानी में है, इज एवरीथिंग फाइन, मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। कोई ऐसे वर्ड्स जो है, हमारे पास वर्ड्स की सिलेक्शन ही नहीं है अप्रोप्रिएट के, चले हम वैसे नहीं कुछ कर सकते तो एटलीस्ट हमारे चॉइस ऑफ वर्ड्स इस तरह की हो। ये चीजें नहीं है। दूसरा, सिबलिंग्स एक जगह आपने कहा बैठे हुए हैं, पहले बैठते थे एक जगह, खाना हम सारे खाते थे, पेरेंट्स पूछते थे आज का दिन कैसा गुजरा, में पता होता था एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, कोई डिफिकल्टीज आती थी तो हम एज अ मतलब फैमिली उसको जो है देखते थे, पेरेंट्स बच्चों के साथ मशवरा वगैरह करते होते थे, कोई भी मतलब इस तरह की चीज में एज अप्रोप्रिएट अगर उनको लगता था कि लेना चाहिए, वो सारी चीजें होती थी। लेकिन अब क्या है कि एक बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है फोमो का, फीलिंग ऑफ मिक्स्ड आउट। उन्हें लगता है कि कोई जी। ऐसी बात हमारी फ्रेंड्स की तरफ से हो जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा, हम उस सोशल लूप का पार्ट नहीं होंगे, तो उन्हें लगता है कि हमें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, तो वो चीज उनको हर वक्त स्क्रीन पे अवेलेबल रखती है, इसलिए वो रियल लाइफ से कट ऑफ है, और वो जो दूसरी लाइफ अच्छा, है, एक जो और डिजिटल चीज़ लाइफ है, देखिए, उधर ये से तो जो है। तमाम चीज़ें आपने बता दी, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम आजकल के बच्चों को देखें तो दे आर बिकमिंग मोर एग्रेसिव। पहले बच्चे इतने एग्रेसिव नहीं होते थे, कोई छोटी सी भी बात अपने मर्जी की नहीं हुई सो ये चीज़ें उठाकर फेंकना, टॉयज़ फेंकने लग जाना, पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करना। इवन मैं यंगस्टर्स की भी बात करूं तो एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है और अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। सो क्या, व्हाट डू यू थिंक, इसमें एक कंट्रीब्यूट जो चीज़ हमारे मोबाइल फ़ोन्स ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स अल्टीमेटली आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, सबकॉन्शियसली आपके अंदर ये चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही होती हैं, फिर आपके रवैयों में हम मतलब बच्चों के रवैयों में हम तब्दीली देखते हैं कि वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, उनमें अदम बर्दाश्त होती है, किसी की बात को वो पेशेंस से सुनने के रवादार ही नहीं होते। वो इसकी वजह सबसे ज्यादा जो है ना, एक तो हमारी गेम्स, हम यूट्यूब पे किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह का कंटेंट शेयर कर रहे हैं, कितना ऑफेंसिव है, कितना वॉयलेंट है, कितना एक्सप्लिसिट है, उसमें क्या चीजें हैं, वो हमारे बिहेवियर का पार्ट बनती जा रही है। यानी जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम अपने अंदर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हमें नहीं पता चलता कि कब हमने वो सीखा हुआ या देखा हुआ जो कंटेंट है वो अपने एक्शंस के थ्रू मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसी तरह जो बच्चे गेमिंग खेलते हैं, जैसे प्रीवियसली पबजी थी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा आपने देखा, बाद में सुसाइड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा जो है हम लोगों को जो है ना एक मेंटल हेल्थ मतलब ट्रॉमा और वो सारी चीजें फेस करनी पड़ी। फिर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी गेम्स हैं जो कि एग्रेशन बच्चों के अंदर क्रिएट करी, वही एग्रेशन बच्चे सिबलिंग्स में निकालते हैं, कजन्स में निकालते हैं, उनको नहीं पता। यानी एक आप कह लें इमोशन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो रहा है, तो जो दूसरे इमोशंस है ना वो अंडर चले जाते हैं, वो उस तरह से प्रैक्टिस नहीं होते, वो अच्छा, उस तरह एक से और चीज़, रेगुलेट ये नहीं हो तमाम पाते चीज़ें तो हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स जो हैं
वो किस एज से, ऑब्वियसली आजकल तो जब बच्चे पैदा होते हैं और आफ्टर द 3 मंथ्स और द 4 मंथ्स, मेरे ख्याल में शायद इससे भी पहले बच्चों के हाथ में ना मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है। अगर बच्चे को सेरेलैक वगैरह भी खाना स्टार्ट हुए हैं ना, यानी इतने छोटे होते हैं, तब भी उनको जो है सामने फ़ोन पे कोई ना कोई कार्टून्स पोइम्स लगा कर दी जाती हैं कि अच्छा चलो बच्चे खाना तो खा रहे हैं ना, कुछ उनके अंदर तो जा रहा है ना। सो माएँ आजकल इसलिए भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल हाथ में पकड़ाती हैं। मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ाना, कितना फ़ोन यूज़ करें और किस एज से ये चीज़ जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होना स्टार्ट हो जाती है? ऐसा है कि फोन यूजेज का जो टाइम है ना, वो चाइल्ड, एडल्ट और मतलब ओल्डर एडल्ट्स में एज के हिसाब से ड्यूरेशन डिफरेंट है। अब जैसे क्योंकि ये एक डिजिटल मीडिया का दौर है और मोबाइल फोन के जहां बहुत नेगेटिव चीजें हैं, वहां पॉजिटिव मतलब एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन द यूजेज। आपका यूजेज बताता है कि आप उससे पॉजिटिव चीजें ले रहे हैं या आप उससे नेगेटिव चीजें ज्यादा एग्जिबिट कर रहे हैं ना, आप क्या चीजें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आप कह रही कि बच्चे भी बहुत छोटे होते हैं, माए उनको फोन दे देती, इवन खाना खिलाते हुए, तो क्या है, खाना खिलाते हुए या कोई ऐसा काम करते हुए, फॉर एग्जाम्पल खाना खिलाते हुए कर लें, आपने उनको फोन दिया, न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो हो गए, बच्चे को भूख का, पेट भरने का एहसास ही नहीं होता, बच्चे को उस खाने के जो मुख्तलिफ टेक्सचर्स हैं उसका पता ही नहीं चलता, टेस्ट का पता ही नहीं चलता है, उसके अंदर वो एनर्जी जाती ही नहीं है, वो सारी चीजें। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, वो पेरेंट्स का है कि पेरेंट्स को खुद हेल्दी बॉन्डिंग नहीं आती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त की कमी है मोबाइल। अनीसा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि रोज़ाना कितनी देर हम बच्चों को फ़ोन दे सकते हैं जो कि उनके लिए सेफ रहे, मतलब उनको, उनकी सेहत को, उनकी ज़हनी सेहत को नुकसान ना पहुंचा रहा हो? कितना स्क्रीन टाइम आपका रोज़ाना हो सकता है? सॉरी, मिनिमम आप कह लें 1 आवर, 1 आवर से 2 आवर्स, नॉट मोर देन दिस। और सेम गोज विद एडल्ट्स भी, यानी कि स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत मैक्सिमम आपका 2 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच अनीसा फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। ठीक है, आजकल का दौर ऐसा है, बच्चे जो हैं वो फ़ोन्स के बगैर नहीं रह सकते, इवन बड़े भी नहीं रह सकते, ये एक ज़रूरत भी बन चुका है, लेकिन कम स्क्रीन टाइम आपका होना चाहिए। स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें, अगर आप अपने बच्चों को मेंटली फिट रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी हो, उनकी रीजनिंग अच्छी हो, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका स्क्रीन टाइम जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद।